सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का जो है हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होगा। और ये जो है भारतीय अर्थशास्त्र, कौन तो भारतीय अर्थशास्त्र अर्थात इंडियन इकोनॉमिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर 1 और 2 के लिए है। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि 1947 और 48 में व्यापार संतुलन था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 1947-48 में व्यापार संतुलन था। सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना है कि व्यापार संतुलन क्या है, ठीक है ना। तो व्यापार संतुलन जो है बच्चों, किसी देश के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें, या किसी देश के कुल निर्यात मूल्य और कुल आयात मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। 1947-48 के बीच जो है भारत के संदर्भ में कितना व्यापार संतुलन था? आपके बीच ऑप्शन है 17 करोड़, फिर है आपका 21 करोड़ और 31 करोड़ या प्लस 14 करोड़। तो आपका सही विकल्प जो होगा वो है डी। 1947-48 के दौरान जो है भारत का व्यापार संतुलन जो था वो प्लस 14 करोड़ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बीते वर्षों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस वक्त जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है 17%, 24%, 80% या 75%। तो आजादी के समय जो है भारत बहुत ही जो है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था रहता है ना। और लिटरेसी रेट जो है वो मात्र जो है 17% रहता है। आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 17%, ठीक है ना। हालांकि अगर हम लोग 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 में जनगणना के अनुसार जो है मात्र जो है 74.04% जो है साक्षरता दर था, ठीक है। जिसमें जो है पुरुष जो है 82% जो है पढ़ा लिखा था, ठीक है ना। 82% जो है था पढ़ा लिखा, और महिला जो थी वो 65% जो है साक्षर थी, ठीक है। ये 2011 के अनुसार। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें बच्चों, तो वर्तमान में जो है भारत की जो लिटरेसी रेट है वो 77% है। कितना परसेंट है? 77%। ये याद रखना है, ठीक है। और ये आप जानिए कि पहले साक्षरता दर क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानना है कि साक्षरता दर क्या है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है, इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम साक्षरता दर कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम लोग जो है अगर अभी भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो कहाँ है? तो बच्चों केरल में है। कहाँ पर है? तो केरल में है, ठीक है ना। केरल में जो है भारत के राज्यों में केरल जो है साक्षरता दर पर जो है काफी अव्वल है, और वहां पर जो है 94% जो है लिटरेट लोग रहते हैं। केरल में जो है लगभग कितना परसेंट? तो 94% जो है पढ़ा लिखा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। बोर्ड वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी। देखिए यहाँ पर जो है भारत जो है आजादी के बाद जो है या आजादी के पूर्व जो है भारत कृषि प्रधान देश रहता है, और मैक्सिमम यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करता है, ठीक है। और किसी भी देश के जो हैं उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो 3 होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या के उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं वो 3 होता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कृषि का, तो कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। कौन सेक्टर में आता है? तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। हालांकि जो है 1951 में जो है कृषि में जो लोग लगे हुए थे, वो जो है आपका विकल्प देख लेते हैं क्या क्या है विकल्प। तो यहाँ विकल्प जो है 60, 72%, 80% और 75%। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। 1951 में जो है कृषि पर जो निर्भर लोग थे 72% थे।
कितना 72%। और आपको पता होना चाहिए कृषि कौन सा उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उस वक्त 1951 के वक्त जो है भारत के 72% जो है कृषि पर निर्भर थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। यहाँ पर 4 में आते हैं हम लोग। 4 में क्या कहता है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। देखिए जनगणना जो कौन करता है पहले ये भी जानना है। जन मतलब होता है आदमी, गणना मतलब होता है गिनना, यानी आदमियों को गिनने की जो प्रोसेस होता है ना उसको जनगणना कहा जाता है। जनगणना जो है भारत की एक संस्था है जिसको बोलते हैं NSSO, ठीक है, बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बच्चों 1950 में किया गया था। अगर कहा जाए कि भारत में जनगणना अर्थात सेंसस का प्रोसेस कौन करता है, काम कौन करता है या करता था, तो NSSO करता था, जिसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि डेटा कलेक्शन करता है भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जो है वृद्ध हैं, कितना जो है वयस्क लोग हैं, तो ये डेटा जो है कितने लिटरेट है, कितने इनलिटरेट है, कितने पॉवर्टी लाइन में है, कितने जो है रिच में है, ठीक है। ये सारे जो डेटा हैं NSSO के द्वारा जो है भारत में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है एक और संस्था था बच्चों जिसका नाम था NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको 2 मई 1951 में जो है स्थापना किया गया था। ये दोनों मिलकर के जो है भारत की जितनी भी डेटा कलेक्शन होता है यही काम करता है। ये कलेक्शन करता है, ये प्रकाशित करता है, ठीक है। भारत सरकार को रिपोर्ट जारी करता है कौन, NSO, ठीक है। जब से मोदी आया, आपको ये जानना पड़ेगा, जब से मोदी आया है ये दोनों संस्था को मर्ज करके जो है NSO बना दिया है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बना दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है बच्चों CSO था, ठीक है ना। CSO को जो है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 मई 1951 को बनाया गया था। ये इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को विलय करके NSO की स्थापना जो है 23 मई 2019 को जो है विलय कर दिया गया और NSO बनाया गया। अब जो है भारत के लिए जो है जनगणना का प्रोसेस कौन करता है, तो NSO करता है, ठीक है। चलिए ये तो जनगणना से रिलेटेड हो गई। अब यहाँ पर जो है आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी कब, 1951 में, 1947 में, 1981 में या 1881 में, सॉरी 1921। तो सही आंसर जो होगा आपका वो विकल्प हो जाएगा सी। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना जो हुई थी वो 1981 में किया गया था, ये याद रखना है। उस समय जो है जनगणना का आयुक्त कौन था, तो WC था। कौन था, WC प्लोडेन, ठीक है, प्लोडेन। ये जो है ब्रिटिश अधिकारी रहता है। देखिए इसका जो नाम है WC प्लोडेन, ये क्या था, जनगणना के आयुक्त था, ठीक है। कब, 1881 के दरमियान। और 17 फरवरी, आपको डेटा बता दें कि 17 फरवरी जो है 1881 को, ठीक है, पूरे भारत में आयोजित की गई थी। यानी जो जनगणना हुई थी 1881 में, तो कब पब्लिश किया गया, लोगों के बीच कब लाया गया, 17 फरवरी 1881 को। और उस वक्त जो जनसंख्या थी बच्चों, जनसंख्या जो 1881 में था 25.38 करोड़ जनसंख्या था, ठीक है। उस वक्त कब, 1881 की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 5 में, ठीक है। 5 क्या कहता है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है भारत का रेलवे का प्रारंभ हुआ था, यानी कब हुआ था आपका, 1853 में हुआ था, 1881 में हुआ था, या 1869 में हुआ था, या 1901 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका सही विकल्प ये होगा 1853 सही विकल्प है। लेकिन आपको डेट भी याद रखना है, 16 अप्रैल, कब, 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में जो है रेलवे की स्थापना
किया गया था। अब ये डेट भी आपको मैं बता दूं कि दिन दोपहर 3:35 में 3:35 में जो है 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में, है ना, किया गया था। आपको याद कर रखना है कि जब भारत में जो है रेल की प्रारंभ किया गया था, यहाँ जो है कौन था, किसके नेतृत्व में जो है रेल का प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में जो है भारतीय रेल, या इसको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और जिस 21 अप्रैल को 3:30 बजे जो है, कहिए 3:35 में जो है 21 तोप जो है दागा गया था, और खुशी में, ठीक है ना, या सलामी देने के लिए जो है 21 तोप का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, या 21 तोपों का जो है इस्तेमाल करके भारतीय रेलवे को लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में स्थापना या प्रारंभ किया गया था। और मैं बता दूं कि लमसम जो है 14 डिब्बा था, यानी इस जब रेल स्टार्ट किया था तो इंजन छोड़ करके 14 डिब्बों का जो है प्रारंभ, 14 डिब्बों से प्रारंभ किया गया था। और लमसम जो है 1 घंटा 15 मिनट चला था ट्रेन, 1 घंटा 15 मिनट जो है यह ट्रेन कहाँ से कहाँ, तो ये थाने से चला था, ठीक है ना, कहाँ से चला था, थाने से। लमसम जो है बच्चों 34 किलोमीटर जो चला था, 34 किलोमीटर, कितना, 34 किलोमीटर, और लमसम जो है 1 घंटा 15 मिनट जो है ट्रेन चली थी, 1 घंटा 15 मिनट। और कहाँ से कहाँ, तो बोरी बंदर, देखिए क्या कहता है कि बोरी बंदर से थाने के बीच, बोरी बंदर से थाने के बीच जो है, थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है चला था, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अविभाजित भारत के कितने प्रतिशत आबादी भारत से या भारत के साथ रह गई, यहाँ पर क्या होगा, भारत के साथ जो है रह गई थी। आपके बीच ऑप्शन है 77% और 72%, 90% या 82%। चलिए बच्चों जो है ये जान लेना है कि अविभाजित भारत, यानी जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, उस वक्त जो है भारत का जो जनसंख्या होता है लमसम जो है 39 करोड़ होता है। 1947 की बात कर रहे हैं, 1947 की, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि उस समय जो है जनसंख्या कितना था भारत में, 39 करोड़ था। कितना करोड़, 39 करोड़, ठीक है ना। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो भारत में जो है लमसम जो है 33 करोड़ लोग, कितना करोड़, 33 करोड़ लोग जो है भारत में ही रह गया। देख लीजिए 39 करोड़ में से 33 करोड़ जो है भारत में ही रह गया, और 6 करोड़ जो है, कितना, 6 करोड़ जो है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 39 करोड़ में 33 करोड़ जो है भारत में रह गया और 6 करोड़ जो है पाकिस्तान चला गया। तो कितना परसेंट होगा, ये हम लोग देख रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 77% होगा या 72% होगा या फिर आपका जो है 90% होगा या फिर 82% होगा। तो इसका सही विकल्प जो होगा डी होगा। 82% जो है जनसंख्या जो है भारत में रह गया था, और 82 का मतलब है 33 करोड़, कितना, 33 करोड़ जनसंख्या जो है वो भारत में ही रह गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोला है कि स्वेज नहर को परिवहन, स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, कब खोला गया था, तो आपके बीच ऑप्शन है 1850, 1853, 1869 या फिर 1901। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा सी। लेकिन इसका यहाँ पे पूरा डेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको पूरा डेट मैं बता रहा हूँ कि 17 नवंबर को, कब, 17 नवंबर को 17 नवंबर 1869 को जो है स्वेज नहर को परिवहन के लिए जो है ओपन किया गया था, खोला गया था। हालांकि बनना जो शुरू हुआ था बच्चों, इसका प्रोसेस जो है 1859 से, है ना, 1859
69 जो है तक जो है बना, अर्थात जो है 10 साल जो है स्वेज नहर को बनाने में समय लगा। और स्वेज नहर जो बना है बच्चों, आपको यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, स्वेज लिखा हुआ है, हालांकि आपको स्वेज नहर याद रखना है, मिसप्रिंट हुआ है बुक में। तो स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो भूमध्य सागर, कौन, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है जोड़कर जो है स्वेज नहर जो है बनाया गया है, ठीक है। तब तो 1859 से लेकर के 1869, हालांकि जो है 17 नवंबर 1869 को स्वेज नहर को ओपन कर दिया गया था, ठीक है। और इसका निर्माण जो है बच्चों कौन किया था, फर्डिनेंड, कौन बनाया था, फर्डिनेंड, ठीक है, इसको याद रखना है कि जो है स्वेज नहर कौन बनाया था। तो स्वेज नहर जो है फर्डिनेंड के नेतृत्व में जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम किया गया था, ठीक है। और नहर के निर्माण ने जो है यूरोप और एशिया के बीच जो है समुद्री यात्रा के समय को काफी कम कर देता है, ठीक है। हालांकि स्वेज नहर की लंबाई आपको याद रखना है, स्वेज नहर की जो लंबाई है बच्चों वो लमसम जो है 193 किलोमीटर जो है लंबा है, ठीक है। स्वेज नहर की लंबाई कितना है, 193 किलोमीटर। और स्वेज नहर को ओपन कब किया गया, 17 नवंबर 1869 को, ठीक है। किन दो सागरों को जोड़ा गया, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किसके नेतृत्व में बना था, तो फर्डिनेंड के नेतृत्व में जो है स्वेज नहर को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटिश क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ब्रिटिश के समय या ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी, किस तरह का अर्थव्यवस्था था। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। किसी देश के समस्त उत्पादक क्षेत्र और आर्थिक गतिविधियां जो लोगों को आजीविका प्रदान करता हो, रोजगार प्रदान करता हो, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है बच्चों 3 उत्पादक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। हालांकि अर्थव्यवस्था में जो है 5 आर्थिक गतिविधियां होता है, आपको ये भी याद रखना है कि 5 प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियां, पहला उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, ठीक है ना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब लोग जो है ये पांचों इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है लगा हुआ रहता है। और ये पांचों जो है आर्थिक गतिविधियां जो है तीनों उत्पादक क्षेत्र में होता रहता है, इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है, कोई कंजप्शन में लगा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है ना, और कोई जो है एक्सचेंज में लगा हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, तो इससे लोगों को आजीविका मिलती है, रोजगार मिलता है, ठीक है ना। और किसी भी अर्थव्यवस्था या देश के अंदर कितने प्रकार के उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो 3 उत्पादक क्षेत्र होता है, प्रोडक्शन और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कब ब्रिटिश के दौरान, वो पिछड़ी थी, अर्ध सामांती थी, या दोनों था, या ना ही ए और ना ही बी था। तो आपका सही विकल्प जो होगा बच्चों वो होगा सी होगा, ठीक है ना। क्योंकि भारत जब ब्रिटिश शासन था तो काफी पीछे हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ की जितना भी रॉ मटेरियल था सब ब्रिटिश ले जाया जाता था स्वेज नहर के द्वारा और अटलांटिक महासागर के द्वारा, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग होकर के या विनिर्माण होकर के जो है भारत फिर लाया जाता था, दुगनी दामों में बेचा जाता था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है काफी पिछड़ी हो गई थी, बैकवर्ड हो गया था। दूसरी चीज है कि अर्ध सामांतिक अर्थ होता है कि भारत में जो है 2 प्रकार के शासन चलना शुरू हो गया था, एक तो हम लोग बोलते हैं कि निजी और एक बोलते हैं सार्वजनिक, ठीक है ना, जिसके कारण जो है भारत में उतना उन्नति नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश के दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 2 प्रकार से गुजरी है, पिछड़ी हुई और अर्ध समांती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान किसके राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास माना जाता है या किया था। प्रथम प्रयास कौन किया था जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहा था। तो आपके बीच ऑप्शन है फिंडाले साइरस, और दूसरा ऑप्शन है विलियम बिग बॉय, और
तीसरा ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी और चौथा है BKRV राव। तो आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। अच्छा, ये राष्ट्रीय आय जो है उस वक्त जो है बताया गया था भारत में 340 करोड़। कितना बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा? 340 करोड़। और पर कैपिटल इनकम जो बताया था, ये तो NI की बात है, NI जो बताया था दादा भाई नौरोजी ने 340 करोड़, लेकिन पर कैपिटल इनकम जो बताया था, पर कैपिटल इनकम मात्र जो है एक साल में एक व्यक्ति 20 रुपया ही कमाता था। ठीक है, हालांकि जो है उस समय काफी ये ज्यादा था, लेकिन ये पैसा जो है भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। यही दादा भाई जो है नौरोजी जो है भारत के लोगों को, भारत के फ्रीडम फाइटर को अवगत करा रही थी कि भारत में जब इतना नेशनल इनकम है और भारत में जो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि भारत जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ अर्ध सामांती बनकर रह गया है। ठीक है, तो सही विकल्प आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो है राष्ट्रीय आय जो प्रथम बार जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है मेजर किया गया था वो 1867 में, ठीक है, 68 ईस्वी में जो है मेजर किया गया था, 1867 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोला है कि वर्ष 1947 में द्वितीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान था। चलिए बच्चों, जो है कि कह रहा है 1947 में द्वितीय क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान था। कितना परसेंट था? आपके बीच ऑप्शन है 20%, 17%, 14% और 12%। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय आय में, ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होता है टर्टरी, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक कहा जाता है। अब इसमें ये देखना है कि राष्ट्रीय आय में जो है 1947 की बात किया जा रहा है, अभी 2025 की बात नहीं किया जा रहा है। 1947 में जो है इन तीनों सेक्टर में कौन सा सेक्टर का योगदान जो है या द्वितीय क्षेत्रक का योगदान कितना है, और अभी हम बताने वाले कि तीनों क्षेत्र का कितना कितना योगदान था। ठीक है, 1947 में जो है प्राइमरी सेक्टर का 55% योगदान रहता था। कितना परसेंट? तो 55% जो है योगदान जो है नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर का होता था, और सेकेंडरी सेक्टर का जो है मात्र जो है 17% हुआ करता था, और टर्टरी सेक्टर का जो है 28% हुआ करता था। तो आपको ये यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1947 में सेकेंडरी सेक्टर का जो नेशनल इनकम में योगदान है वो कितना परसेंट है? तो 17% था। ठीक है, 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का था। फर्स्ट चैप्टर से जो क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बोला कि भारतीय योजना आयोग, देखिए भारत को योजना के बारे में बात किया जा रहा है, प्लानिंग की बात किया जा रहा है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए जो है भारतीय योजना आयोग का गठन जो है ना, नई दिल्ली में किया गया था। और आपके बीच ऑप्शन कहाँ है, कितना कौन कौन सा है? 6 अगस्त 1952 है, बी में ऑप्शन है 15 मार्च 1950 है, फिर है 15 अगस्त 1947 है, 1 अप्रैल 1951 है। तो सही विकल्प जो होगा बच्चों वो 15 मार्च 1950 होगा, विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, आपको मैं योजना से रिलेटेड बता दूं कि भारतीय नियोजन जो है वो योजना बनाने से संबंधित जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन बना, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 को, जैसा कि अभी विकल्प में हम लोग देख के आ रहे हैं। उसके बाद एक NDC था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये क्या करता था, भारत में जो भी जरूरत होती थी उसके प्रति योजना बनाता था, प्लानिंग बनाता था। इस प्लानिंग को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC की बात कर रहे हैं, NDC। ठीक है, NDC क्या करता था, NDC उसका वेरिफिकेशन करता था। ठीक है, और दोनों के अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 1952 को हुआ था।
ये दोनों संस्था मिल करके जो है भारत में क्या बनाती है, योजना बनाती है। प्लानिंग कमीशन का काम है कि जो जिस राज्य में जो का रिक्वायरमेंट होता है, जिस चीज़ का ज़रूरत होती है उसके लेकर प्लानिंग बनाता है, और उस प्लानिंग को एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है कि सही प्लानिंग बना है या गलत बना है। हालांकि दोनों का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वो प्रधानमंत्री ही हुआ करता था। अब क्या है कि जब से मोदी आया, ये दोनों संस्था को क्या कर देता है, मर्ज करके एक नीति आयोग बनाता है। कौन आयोग, नीति आयोग, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग कब बनाता है, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक जो है संस्था को कब, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये योजना बनाने से संबंधित जो है संस्थाएं हैं। पहला था प्लानिंग कमीशन। हालांकि प्लानिंग कमीशन का काम मैंने बताया कि ये जो है प्लान बनाता है, और एनडीसी क्या है, काउंसिल क्या करता है कि उस योजना का सत्यापन करता है, वेरिफिकेशन करता है, तब जो है योजना भारत में लागू होता था। लेकिन जब से मोदी आया, दोनों संस्था को क्या कर दिया, मर्ज करके नीति आयोग बनाया, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो 1 जनवरी 2015 को बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जिक्र किए ही थे एनडीसी का, इसका एनडीसी, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 6 अगस्त, कब, 6 अगस्त 1952 को जो है बनाया गया था। ठीक है, एनडीसी को ही हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अभी मैंने कहा 6 अगस्त 1952। आपके बीच विकल्प क्या है, विकल्प देखते हैं। ए में कहता है 6 अगस्त 1952, फिर बी में कहता है 15 मार्च 1950, और सी में कहता है 15 अगस्त 1947, और डी में कहता है 1 अप्रैल 1951। आपको ये याद होना होगा कि यहाँ बात किया जा रहा है एनडीसी का। ठीक है, एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। सही विकल्प हो जाएगा आपका ये। हालांकि बी के बारे में भी हमने पढ़ के आ रहे हैं कि 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन को स्थापना किया गया था, और ये दोनों मिल करके जो है क्या करता था, योजना बनाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था। आपको ये बता दें कि जब से 15 मार्च 1950 से जब से प्लानिंग कमीशन बनी, तब से लेकर के भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में, 5 वर्ष के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी, प्लानिंग बनाई जाती थी, और सरकार जो है उस 5 वर्ष की जो स्ट्रेटेजी होते हैं उसी पर वो काम करता था, जिसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, देखिए भारत का जो वित्त वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल, आपको याद रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च के बीच को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 के बीच लागू किया गया था। ठीक है, हर एक यानी जो है आप प्रत्येक 5 वर्ष जो है दिख रहा है ना, तो उसके आगे जो है 1 अप्रैल और 31 मार्च लगाया जाता है। इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष या लेखा वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया है, तो आपके बीच ऑप्शन है 1951 से 56, नहीं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात किया जा रहा है, 56 से 61 दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है। अब यहाँ रह गया 1980 से 85, और एक रह गया है 85 से 1990 के बीच ऑप्शन रह गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, आपका सही विकल्प जो होगा डी होगा। 1985 से 90 के बीच जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है ना, और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में खास स्ट्रेटेजी भारत सरकार रखती थी, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है अपनी योजना बनाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है। आपके बीच ऑप्शन है ए में 8,
और 10 और सी में है 11 और डी में है 12। तो देखिए जो है अब तक जो है अभी फिलहाल जो है 12 सही होगा। ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा। ठीक है, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में समाप्त हो चुकी है? तो 12 पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बोल रहा है कि नीति आयोग कब स्थापना। देखिए नीति आयोग अभी हम लोग ऊपर में जिक्र करके आ रहे हैं कि पहले जो है प्लानिंग कमीशन बना 15 मार्च 1950 को, फिर एक बना एनडीसी जो 6 अगस्त 1952 को बना। ठीक है, और दोनों को मर्ज करके नीति आयोग बनाया गया। दोनों को मर्ज करके जो है क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। कब? तो 23 मई। कब? 23 मई 2019 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये दोनों संस्थाओं को क्या कर दिया? मर्ज करके नीति आयोग बनाया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक जो है स्थापना कर दिया। कब किया? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों कि यहाँ पर जो है प्लानिंग कमीशन और एनडीसी की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी। देखिए ये दोनों को मर्ज किया किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, और ये तो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड था। एक और संस्था जो था जिसे हम लोग बात कर रहे हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो 1950 को बनाया गया था। कब? 1950 को। और एक संस्था था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, 2 मई 1951 को। कब? 2 मई 1951 को। ठीक है, ये दोनों को भी मर्ज कर दिया। ये है डेटा कलेक्शन से रिलेटेड 2 संस्थाएं, और ये जो 2 संस्थाएं हैं योजना बनाने से रिलेटेड संस्थाएं हैं, ये समझना है। एक है डेटा कलेक्शन से रिलेटेड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों को मर्ज करके NSO बनाया गया था। इसी को 23 मई 2019 को जो है मर्ज किया गया था। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये 23 मई 2019 जो है NSSO और CSO को मर्ज करके जब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब? 23 मई 2019 को। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन और NDC का। ये दोनों को मर्ज कब किया गया? मर्ज किया गया 1 जनवरी 2015 को। ये याद रखना है, 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2015 को जो है। हालांकि ये दोनों को जो है भंग 2014 में ही कर दिया जाता है। ये दोनों संस्था को जो है विखंडित कर दिया जाता है, या कहिए इसको भंग कर दिया जाता है। कब? 2015 में। लेकिन इसको पूर्णतः जो है लागू कब करता है? 1 जनवरी 2015 को। किस रूप में? तो नीति आयोग के रूप में जो है भारत में लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा होगा? तो डी होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक जो है संस्था लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। ज़्यादा बताने के चक्कर में जो है कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्लानिंग कमीशन, और अगर हम लोग NDC की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, तो दोनों संस्था का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो प्रधानमंत्री ही हुआ करता था। आपको ये याद रखना है। कौन? प्रधानमंत्री। और आज भी अगर ये दोनों को मर्ज करके अगर नीति आयोग बनाया गया है, क्या नीति आयोग बनाया गया, तो इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपका विकल्प ए सही होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही क्या होते हैं? नीति आयोग के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब आते हैं, तो यहीं तक जो है वीडियो अंत होता है ना। तो बच्चों आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, और कोशिश किया कि आपका चैप्टर भी का सिलेबस जो है कवर करें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।